Hello viewers, listeners, as well as the students of 11 Part 3 and Pre-5 particularly. Today we shall discuss about Bihar land reforms, fixation of ceiling area and acquisition of surplus land Act 1962. First, we have to remember, for the last classes we have had, wherein we have discussed about Land Reforms Act. Now this act is also called Land Reforms Act, but ceiling areas as well as acquisition of surplus land is there. This is the thing which must be noted, that Land Reforms Act 1950 has two different object and provisions, in which something clear and different things have been discussed in the both. In land reforms, rights of intermediaries were taken out and Abolition of Jamindari Act was passed, wherein in 1962 Ceiling Act we shall see the inequalities between persons and persons. What I mean to say that Rayyats and other Rayyats, in between Rayyats and other Rayyats, there were huge difference so far as land and its position are concerned. What I mean to say that बहुत सारे ऐसे कृषक थे या रैयत थे जिनके पास भूमि बहुत कम थी, गरीबी के कारण या अन्य कोई कारण से उनको कम जमीन मिली थी, और बहुत से ऐसे भूपति या अलग रैयत ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे भूमि ऐसे थे जो बेकार पड़े हुए थे, और बेकार पड़े हुए जमीन या लैंड या भूमि किसी अन्य कृषक या रैयत को मिल जाता तो इसमें उपज भी बढ़ जाता और फायदा सरकार को भी साथ साथ जनता को भी होता। इन्हीं बातों को मद्देनजर रखते हुए यह एक्ट पास किया गया था, जिसका सिफारिश बिहार लैंड कमीशन या बिहार विधि आयोग ने 1959 में जिसकी स्थापना की गई थी, उन्होंने इसका सुझाव दिया था कि इस एक्ट के तहत एक शब्द का इस्तेमाल किया जाए, वह था परिवार। परिवार में, और परिवार का अर्थ यह था कि ऐसे लोगों का समूह जिसमें पति पत्नी हो और 2 या 3 अवयस्क बच्चे हों, वे परिवार की श्रेणी में आते हैं, और उनको कितना भूमि मुहैया कराया जाए जिससे भूमि उनको कम न हो या बहुत ज़्यादा न हो। तो ऐसे लैंड का क्लासिफिकेशन किया गया और परिवार के रूप में स्थापित लोगों को जमीन या भूमि दी गई, और उसका एक परिवार को कौन सा भूमि कितना अधिकतम सीमा के अंदर दिया जाएगा, यह निर्धारित की गई, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे।
आज इस अधिनियम के पारित होने के उद्देश्य से एवं इसकी विशेषताओं पर हम लोग अधिक ध्यान देंगे। साथ साथ इससे वास्तव में फायदा हुआ कि नहीं, यह भी देखने की बात होगी। तो मैं असमानता की बात कर रहा था कि भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने के बाद भी रैयती अधिकार मध्यवर्तियों से लेने के बावजूद भी कृषक और कृषक के बीच जो असमानता दूरियां मौजूद थी, उसको कुछ हद तक, कुछ सीमा तक इसमें कम करने की बात की गई और जो कम किया गया। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि 1962 के बाद बहुत ज़्यादा अंतर हो पाया, चूँकि बहुत ज़्यादा खाई थी। कई ऐसे भूपति थे जिनके पास हजारों एकड़ ज़मीन उनके पास हुआ करता था, वे भी कृषक कहलाते थे। परंतु ऐसे भी कृषक थे जिनके पास 1 एकड़ भी ज़मीन नहीं था। तो इस असमानता को दूर करने का मुख्य उद्देश्य इस अधिनियम का पारित करना था। दूसरा, ऐसे भी सिचुएशन या परिस्थिति आती थी जिसमें यदि मान लीजिए कि आपका भूमि है और आपके सटे हुए कोई भूमि जो आपके पट्टीदार का था या कोई आपके संबंधी का था, वो बेच रहा है, तो इससे पहले कोई अधिनियम में और कानून नहीं था कि यदि वह बेच रहा है तो क्यों नहीं पहले आपसे वह पूछ ले कि भाई इस ज़मीन को आप ले लीजिए, आपके काम आएगा। बल्कि आपस में शत्रुता के कारण हो सकता है वह दूसरे को दे दे जिससे आपको कठिनाई पड़ जाए। कभी कभी साथ रहने के बावजूद ही जब अलग होते थे तो अपने हिस्से का लोग मकान बेच देता था, जिससे दूसरे रिलेटिव या भाई जो अलग हो जाते थे उनको कठिनाई बढ़ जाती थी। तो इसके लिए भी इस अधिनियम में एक कानून पास की गई जो ऑलरेडी ये मुस्लिम लॉ में भी वह कानून है, जिसको हम कहते हैं हक सफ़ा या अंग्रेजी में कहते हैं प्रीएम्पशन। प्रीएम्पशन का अर्थ होता है, हक सफ़ा का अर्थ होता है राइट टू परचेज फर्स्ट। मीन्स anyone can have a right to purchase the property which on the sale, but priority must be given to the person who has some land beside or side by side the land which is yet to be sold. This is explained. This has been explained in the Act, which we shall see later on. This is also a silent feature of the Act, which we should remember yet. Now, not only this, between 1950 or 1962, there is a huge gap of 18 or 17 years, in which government has been advised to set up, to pass an act by which this inequality between Raiyat and Raiyat must be sought out. Definitely, this aim was taken by the Bihar government, and thereupon the Bihar government passed this act by the said name which we have earlier
discussed. Now let us see what are the silent feature and object of this act, which is in Hindi, and I shall go in Hindi medium. First of all, point number 1, विशेषता इस अधिनियम की, एक परिवार के लिए अधिकतम भूमि की सीमा का निर्धारण कर अधिनियम के अंतर्गत संविधान के नीति निर्देशक तत्वों की आकांक्षाओं एवं उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया गया है. दिस इज वेरी वाइटल पॉइंट, सिंस डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 says in this regard that equality among the people must be exist, so that there must not be any quarrel or any dispute in understanding each other. And actually you can say that it is an example of social engineering, which was said once by Roscoe Pound in jurisprudence, as you know better. Now point number 2, अधिकतम सीमा क्षेत्र के अधिशेष भूमि का अर्जन कर उसे भूमिहीन कृषकों के बीच वितरित करना इसका उद्देश्य है. पॉइंट नंबर 3, अधिनियम की विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच कृषि भूमि का कृषि भूमि से संबंधित वितरण एवं आवश्यक व्यक्तियों को कृषि भूमि प्राप्त होने का आशय छिपा हुआ है. पॉइंट नंबर 4, कुछ दर रैयत के द्वारा अधिभोगी रैयत की स्थिति का अर्जन करना. इसमें एक बात कहने की जरूरी आवश्यकता है कि यहाँ दर रैयत का प्रयोग किया गया है, जिसका अंग्रेजी में या इंग्लिश में कहा जाता है अंडर रैयत. द मीनिंग ऑफ दर रैयत और अंडर रैयत इज वेरी सिंपल, and we have discussed in Bihar Tenancy Act that whenever a raiyat, when he let out the lands to other person or raiyat, then such raiyat to whom such land was given is called under raiyat. In local sense it is called बटाईदार. इस प्रकार दर रैयत का अर्थ होता है बटाईदार, जिसको हम दर रैयत अधिनियम में कहते हैं. उसी को लिखा गया है कि कुछ रैयतों के द्वारा अधिभोगी रैयत की स्थिति का अर्जन करना, अर्थात अब वह दर रैयत नहीं रहा, उसका स्टेटस बढ़ाकर रैयत कर दिया गया, जिससे कि उसको अधिभोगी रैयत का जो दर्जा है वह प्राप्त हो जाए. यहाँ अधिभोगी अधिकार का अर्थ यह है कि कोई रैयत यदि सारे वे अधिकार मिल जाते हैं जो ओनरशिप या स्वामित्व को होता है, तो वह उसे अधिभोगी रैयत या अधिभोगी अधिकार के द्वारा जाना जाता है, जिसका हम जिक्र या इसकी पढ़ाई बहुत पहले बिहार टेनेंसी एक्ट में कर चुके हैं. वही यहाँ लिखा है
कि दर रैयत को का स्टेटस रैयत के रूप में बढ़ा दिया जाए, जिससे कि उसे अधिभोगी रैयत या अधिभोगी अधिकार प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, अधिशेष भूमि के उचित वितरण के बंध करने के लिए और इस प्रकार लोक प्रयोजनों के लिए काम करना, अर्थात यह भी अधिनियम में का उद्देश्य था कि इस अधिनियम को पारित कर ऐसे लोगों को या लोगों का उत्थान किया जाए जो वास्तव में उनको यह किया जाना आवश्यक था। अर्थात इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस अधिनियम को पारित करके एक असमानता, जो किसी के पास बहुत ज़्यादा लैंड है और किसी के पास लैंड नहीं है, उसमें जिनके पास अधिक लैंड है उनको सीमा निर्धारित करके उनसे लैंड ले लिया जाए, जो बिहार सरकार के में भेस्ट कर जाएगी, और वह फिर उन लोगों को दिया जाए जो भूमिहीन थे या जिनके पास भूमि की कमी थी या जिनको भूमि मिलनी चाहिए थी। इस प्रकार यह अधिनियम बहुत सारे चेंजेज परिस्थिति के अनुसार लाए, जिसका जिक्र हमने किया। लास्ट में हम ये कह सकते हैं, जिसका जिक्र शुरू में ही किया था, वह है हक सफा या पूर्व क्रय का अधिकार, जिसको हम अंग्रेजी में राइट ऑफ प्रिजम्पशन का इस्तेमाल किया था, और इसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी थी अभी शुरू होने के पहले। तो ऐसे रैयत को दिए जाने का प्रावधान जो विक्रय होने वाली ऐसी भूमि से जुड़ा हुआ हो जिससे कि खेती की पैदावार बढ़ सके और सभी जनसाधारण को कृषि करने का मौका मिले, और इस तरह यह अधिनियम की विशेष रूप से पारित की गई और इसका उद्देश्य सफल हुआ, जिसे हम अब समझ सकते हैं। धन्यवाद।